अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि सीएमए यूएसए का कोर्स सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम विंडो से ऑनवर्ड्स अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चेंजेस और अपडेट्स पे बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो चेंजेस पे हमने बात करनी है, तो उसके लिए मैंने इस पूरे एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम चेंजेस देखेंगे टॉपिक वाइज के ओवरऑल कौन कौन से टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स के अंदर चेंजेस आए हैं। और फिर हम जाएंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पे, यानी कि चेंजेस हम देखेंगे थ्रू एलओएस, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स। एलओएस के जो चेंजेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि नंबर वन, एलओएस के अंदर ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उससे ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में हमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। और सेकंड चीज, जब आईएमए अपना पेपर डिजाइन करता है तो वो एलओएस को ही कंसिडर करता है। तो एलओएस के चेंजेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हमने इस पूरे हिस्से को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टॉपिक वाइज चेंजेस और फिर देन हम देखेंगे एलओएस वाइज चेंजेस। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन चेंजेस से रिलेटेड हमने क्या करना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, हमने अब एग्जाम की प्रिपरेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक वाइज अपडेट्स इन सिलेबस। टॉपिक वाइज क्या हमारे पास चेंजेस आए हैं? अच्छा, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये किया है कि इस पूरे टेक्स्ट को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है कलर वाइज। जो हमारे पास रेड एरिया आ रहा होगा वो सारे वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। ग्रीन एरिया जितना आ रहा होगा, ग्रीन टेक्स्ट हमारे पास जितना आ रहा होगा, वो सारे टॉपिक्स हमारे पास ऐड हुए हैं। और जो ब्लू एरिया या ब्लू टेक्स्ट आ रहा होगा वो सारे टॉपिक्स के अंदर चेंजेस आए हैं, या तो नेम चेंज है या कोई अदर चेंज है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये जितने भी चेंजेस हैं हम देखेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, एक एक सेक्शन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए के अंदर टॉपिक वाइज क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं? तो सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास ऐड हुआ है, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब काफी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड काफी टेंशन में है कि सर ये पूरा कोई कॉन्सेप्ट हमारा ऐड हो गया और इसकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कुछ होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप आगे डिटेल में यानी कि एलओएस में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका मेजर एरिया हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड था। सिर्फ एक एरिया या एक हमारे पास इसकी कैटेगरी जो हमारे कोर्स के अंदर प्रीवियसली नहीं थी वो ऐड हुई है। और जो प्रीवियस कैटेगरी थी उसके अंदर कुछ थोड़ा सा एडिशन हुआ है, वो हमने देखना है। तो बहरहाल क्योंकि ये टॉपिक या फिर इसका एक एरिया हमारे पास ऐड हुआ है, तो इसकी न्यू वीडियो आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाएगी। वो आपने गो थ्रू करनी है और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन उससे कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो सेक्शन बी के अंदर टॉपिक वाइज कोई भी अपडेट नहीं है। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास अगेन एक टॉपिक ऐड हुआ है विच इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या ये कहें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास सेक्शन सी में कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल था, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवरऑल कंपनी का कैसे कैलकुलेट होता है ये भी देखता हूं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन या डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होते हैं, कंट्रोलेबल मार्जिन वगैरह, वो भी हमने वहां पे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि सेक्शन डी पे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेजर अपडेट्स हैं। इसके अंदर जो टॉपिक ऐड हुआ है वो एक ही है, अदर कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि ये पहले से ही हमारे पास कोर्स के अंदर एडिट था, या फिर पहले से ही हमारी वीडियोस के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल था। तो अगर आपने ये प्रिपेयर किया हुआ है तो वो इनफ है। इसके अंदर हमारे पास जो अदर टाइप्स की कॉस्टिंग है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ एक्चुअल कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग, वो हमारे पास इस एरिया के अंदर था। तो इसके अंदर हमें कोई भी फर्दर चेंजेस या फर्दर न्यू चीज स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेक्शन डी के अंदर काफी मेजर एरियाज की डिलीशन हुई है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का एक बड़ा मेजर टॉपिक, जिसके अंदर एक लेंदी हमारे पास थ्योरी भी थी और लेंदी कैलकुलेशन भी थी। 5 स्टेप्स थे, पांचों की अपनी अपनी स्टडी, पांचों की अपनी अपनी कैलकुलेशन। वो सारा का सारा एरिया हमारे कोर्स में डिलीट भी हो गया है। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि वो एरिया किसी और एरिया से इंटरकनेक्टेड भी नहीं था। तो अब हमें थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का पूरा एरिया बिल्कुल भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्टडी उसमें से नहीं करना। इसके बाद थ्रूपुट कॉस्टिंग, ठीक है, जिसको हम सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, वो भी हमारे कोर्स से कंप्लीटली डिलीट कर दी गई है। बेसिकली ये जो थ्रूपुट कॉस्टिंग है ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का ही पार्ट था। तो जहां थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट डिलीट हुआ वहां पे ये भी डिलीट हो गई। लेकिन बहरहाल जो थ्रूपुट कॉस्टिंग थी, सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग, जिसके अंदर सुपर वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम निकालते थे, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट एलिमिनेट हो गया है। तो वो भी हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि थ्रूपुट कॉस्टिंग सिर्फ डिलीट हुई है, थ्रूपुट का अपना कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे वो डिलीट नहीं हुआ। तो थ्रूपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जैसे स्टडी किया था वैसे स्टडी रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा एरिया था एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का, वो कंप्लीटली डिलीट हो गया है, वो हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद हमारे पास एक बड़ा मेजर थ्योरेटिकल एरिया था एफिशिएंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेज टू इंप्रूव अकाउंटिंग प्रोसेसेस। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारे टेक्स्ट के अंदर किस नाम से था? अकाउंटिंग प्रोसेस रीडिजाइन। बेसिकली उसके अंदर यह था कि जो हमारी कंपनी अकाउंटिंग प्रोसेसेस फॉलो करती हैं उनको कैसे हम एफिशिएंट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे टेक्स्ट के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस रीडिजाइन था, यहाँ पे एफिशिएंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। वो पूरा का पूरा एरिया डिलीट कर दिया है, वो पूरी थ्योरी हमारे कोर्स से एलिमिनेट हो गई है, कुछ स्टडी करने की उसको जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का भी बड़ा मेजर एरिया आपके कोर्स से डिलीट कर दिया है। सिंपल अल्फाज में कहूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग की पूरी कैलकुलेशन उठा के डिलीट कर दी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि जब पहले भी प्रोसेस कॉस्टिंग मैं आपको टीच करता था तो उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसको अगर आपने समझना है तो उसकी कैलकुलेशन देखने की जरूरत है, जैसे कि स्पॉइलेज। स्पॉइलेज की हमारे पास पहले भी थ्योरी थी, लेकिन समझने के लिए कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ती थी। तो यहां पे प्रॉब्लम यही हो गई है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की जो थ्योरी है, जिसके अंदर प्रोसेस के अंदर कॉस्ट कहाँ कहाँ से आ रही है, प्रीवियस डिपार्टमेंट से आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री से आ रही है, करंट पीरियड के अंदर खुद ही ऐड हो रही है, फिर उसके बाद कहां कहां पे जा रही है, एंडिंग इन्वेंट्री में जा रही है, नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही है, स्पॉइलेज में जा रही है। फिर इसके अलावा कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स की हमारे पास कॉस्ट होती है, जैसे कि मटेरियल और उसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट होती है, वो किस तरीके से ऐड होती है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। तो ये सारी जो थ्योरी है, और इसके अलावा स्पॉइलेज की थ्योरी भी है, तो ये सारी जो थ्योरी है इसको समझने के लिए इसकी कैलकुलेशन रेफर करने की जरूरत हमें पड़ेगी। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि इसकी थ्योरी आप बगैर कैलकुलेशन समझ सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपने कंसिडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आपके कोर्स से एलिमिनेट कर दी है। लेकिन अगर आपको थ्योरी प्रॉपर समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेशन को आप एक मर्तबा गो थ्रू कर लें, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग की पूरी जो कैलकुलेशन थी, पूरे 7 या 8 स्टेप जो कैलकुलेशन के थे, इंक्लूडिंग स्पॉइलेज की कैलकुलेशन, वो सारी कोर्स से हटा दिए। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी। तो कॉन्सेप्ट कोर्स के अंदर है, उसको स्टडी करें, उसको समझें, एग्जामिनर पूछता है तो उसको आंसर करें, और अगर इनकेस उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेशन है, उसको रेफर कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज का और आइडिया हुआ है कि हाई लो मेथड डिलीट कर दिया गया है। हाई लो मेथड जो कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए यूज होता था, ये डिलीट कर दिया गया है। लेकिन हम इसको डिलीटेड कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको स्टडी लाजमी करेंगे। उसकी वजह यह है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के हमारे पास 3 तरीके थे कोर्स में। एक रेग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया था कि लेंथी कैलकुलेशन होती है, एक्सेल पे होती है, फॉर्मूले के थ्रू होती है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना उसकी पॉसिबल नहीं है, तो वो तो यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड था इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन के अंदर भी टाइम लगता है, तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ही मेथड बचता है, हाई लो मेथड। तो एटलीस्ट अगर एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमने हाई लो मेथड ही यूज करना है, ताकि उससे जल्दी आंसर है, हम जल्दी आंसर कर दे। हाँ, अगर ऐसे बेस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हमने कोशिश करनी है कि हम जो इक्वेशन मेथड था उसको फॉलो कर लें। ठीक है, लेकिन हाई लो मेथड को हमने स्टडी लाजमी करना है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ चेंजेस हैं सेक्शन डी के अंदर। सबसे पहले एक टॉपिक था कॉस्ट बिहेवियर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसका नाम चेंज करके टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर रख दिया है। तो इसका हमारे टेक्स्ट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कोई हेडिंग यूज ही नहीं की थी। ये तो डिपेंड करता है कि कौन कैसी हेडिंग यूज करे। आईएमए के पास एक हेडिंग थी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी, उसकी आईएमए ने हेडिंग रखी हुई थी कॉस्ट बिहेवियर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, उसकी उन्होंने हेडिंग चेंज करके कर दिया टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, तो बहरहाल इससे कोई भी चेंज हमारे कोर्स पे या हमारे किसी भी टॉपिक पे नहीं आया। इसके अलावा एक हमारे पास एरिया था प्लांट वाइड ओवरहेड, उसका नाम चेंज करके कॉर्पोरेट ओवरहेड कर दिया गया है। यानी कि जो कंपनी ओवरऑल कंपनी बेसिस पे या अपने प्लांट बेसिस पे जो ओवरहेड की कैलकुलेशन करते थी, उसको हम कहते थे प्लांट वाइड ओवरहेड, या उसके और भी डिफरेंट नेम्स थे, जैसे कि हमारे पास उसका था फैक्ट्री वाइड ओवरहेड या ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। तो हम अब वो सारे नेम्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही नेम उसकी जगह यूज करेंगे, कॉर्पोरेट ओवरहेड या कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक था प्लांट वाइड वर्सेस डिपार्टमेंटल वाइड ओवरहेड, और हम इसके रेट्स निकालते थे, अब वो हो गया है कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ठीक है, तो वो जो प्रीवियसली नेम यूज होते थे वो आपने स्टिल जहन में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर कहीं पे वो वर्ड यूज कर ले तो आपको पता हो। लेकिन बहरहाल अब आपने जो उसकी जगह नेम अपने पास यूज करना है वो कॉर्पोरेट ओवरहेड या कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट ही यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल आपने जो स्टडी की है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जहां पे प्लांट वाइड ओवरहेड हमने कैलकुलेट किया था, पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड रेट या पूरी कंपनी का ओवरहेड रेट, उसको आपने कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट कह देना है। अच्छा, इसके अलावा अगेन वही सिनेरियो के आईएमए के पास एक हेडिंग थी बेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस।
उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है बेंचमार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस। तो अगेन हमारे टेक्स्ट के अंदर ऐसी हेडिंग कोई अवेलेबल नहीं थी, तो इससे हमारे टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंज या हमारे हैंडआउट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ नेम चेंज है। बेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस को बेंचमार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस एनालिसिस कर दिया गया है। तो सेक्शन डी में अगर देखा जाए तो एडिशन के अंदर अदर कॉस्टिंग सिस्टम पहले से थे। डिलीशन काफी मेजर है, जिसका हमें बड़ा मेजर फायदा हुआ, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट पूरा हट गया, थ्रूपुट कॉस्टिंग पूरा चला गया, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट चला गया, और बड़ी एक थ्योरी अकाउंटिंग प्रोसेस रिडिजाइन वो चला गया, प्रोसेस कॉस्टिंग की कैलकुलेशन चली गई, हाई लो मेथड हमने स्टिल कंसिडर करना है। लेकिन जो चेंजेस हैं, नेम चेंजेस, उसके हमारे कोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक चीज है कि प्लांट वाइड ओवरहेड रेट को अब हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट वाइड, या सॉरी कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट, या फिर प्लांट वाइड ओवरहेड को हम कॉर्पोरेट ओवरहेड कहेंगे। जहां जहां पे प्लांट वाइड यूज हुआ था हम वहां पे कॉर्पोरेट ओवरहेड यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो दो चीजें सिर्फ ऐड हुई हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक जो इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के मेथड्स हैं, टेस्टिंग मेथड्स फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, वो ऐड हुआ है। और कंट्रोल डेफिशिएंसी रेमिडिएशन, अगर हमारे पास कंट्रोल्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। तो ये छोटे छोटे से दो टॉपिक्स हैं। क्योंकि एडिशन हुआ है तो इसकी भी न्यू वीडियो आपके एलएमएस पे अपलोड हो जाएगी, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा एक एरिया था कंट्रोल्स रिलेटेड टू नेटवर्क, उसका नाम चेंज करके कंट्रोल्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नेटवर्क कंट्रोल्स, और उसको चेंज करके कर दिया गया टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर अगेन ऐसी कोई हेडिंग नहीं थी। हाँ, दो तीन हमारे पास कंट्रोल्स थे जिसको हमने कहा था कि ये नेटवर्क रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, अब उन्हीं को हम कह देंगे कि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेटवर्क्स वाले कंट्रोल्स है दो तीन, उसको हम टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स कहेंगे। एग्जामिनर अगर टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स पूछता है हम वही बता देंगे, लेकिन ये कोई सेपरेट हेडिंग हमारे पास नहीं थी। फिर आ जाते हैं लास्ट सेक्शन एफ पे। तो सेक्शन एफ के अंदर डेटा मैनेजमेंट ऐड हुआ है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसकी सिंपल 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन है, वो ऐड हुई है। तो इसको ऑब्वियस सी बात है, ऐड हुई है तो ये हमारे पास एक न्यू वीडियो में आएगा। लेकिन न्यू वीडियो में सिर्फ ये नहीं आएगा, इसको हम दूसरे एक एरिया के साथ मर्ज कर देंगे। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन बहरहाल डेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन ऐड हुई है। इसके अलावा एक बड़ा टॉपिक था कॉबिट, वो हमारे पास से कंप्लीट डिलीट हो गया है। तो आपने स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, डिलीट हुआ है, थ्योरी है, कुछ भी इसके अंदर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन एफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे, वो है एनालिटिक टूल्स, जिसका नाम चेंज करके टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स कर दिया गया है। ये जो एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन एफ का, जिसके अंदर चेंज आया है। क्या चेंज आया है, दो चेंजेस आए। पहला, जो एनालिटिक टूल्स था पहले हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट टूल्स थे डेटा एनालिटिक्स के, जिसके अंदर रेग्रेशन एनालिसिस वगैरह था। और डेटा एनालिटिक्स की जो चार टाइप्स थी वो सेपरेट थी, वो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट में आती थी, और उसके बाद फिर हमारे पास जो टूल्स है ये बाद में आते थे। लेकिन अब मसला ये है कि इस जो टॉपिक है इसका नाम चेंज करके टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स कर दिया गया है। यानी कि अब जो पहले चार टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स थी वो भी इसी के अंदर आएगा, और जो डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट टूल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स है, रेग्रेशन एनालिसिस वगैरह, वो भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब एग्जामिनर ने या आईएमए ने एनालिटिक टूल्स का नाम चेंज करके टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स कर दिया गया, तो इसके दो पोर्शन हो गए। पहले पोर्शन के अंदर इसकी चार टाइप्स, और उसके बाद इसके जो एनालिटिकल टूल्स आ रहे हैं यानी कि रेग्रेशन एनालिसिस वगैरह वो आ जाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो रेग्रेशन एनालिसिस है उसके अंदर एक और टाइप की रेग्रेशन एनालिसिस का भी इंक्रीज हुआ है, वो हमारे पास लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो जो मैं आपको कह रहा था कि डेटा मैनेजमेंट को हम दूसरी वीडियो के साथ अपलोड करेंगे, तो ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स है इसकी हमने ऑब्वियस सी बात एक न्यू वीडियो बनानी है, जिसके अंदर आपको इसकी जो रिक्लासिफिकेशन है वो भी बतानी होगी, और जिसके अंदर एडिशन हुआ है वो भी होगा। तो उसी के साथ हम डेटा मैनेजमेंट को भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो सर ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक वाइज चेंजेस थे पार्ट 1 के सिलेबस के अंदर, और अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कोई मेजर चेंज इसके अंदर नहीं है। अब आ जाते हैं जरा डिटेल के अंदर, यानी कि लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट के थ्रू हम देखते हैं क्या अपडेट्स आई हैं या क्या चेंजेस आए हैं। अगेन आसानी के लिए सबसे पहले क्या किया है कि जितनी स्टेटमेंट्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो ग्रीन में होंगी वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स हमारे पास ऐड हुई है, या फिर जो एरिया होगा ग्रीन में वो एरिया ऐड हुआ है। जो रेड के अंदर एरिया होगा वो डिलीट हो गया, और ब्लैक के अंदर जो वर्डिंग्स होगी वो जैसे पहले थी वैसे ही है। अगेन सेक्शन वाइज चलते हैं। सेक्शन ए पे अगर आते हैं तो हमारे पास ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऐड हुई हैं, लेकिन सारी की सारी रिलेटेड है सिर्फ एक चीज से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स ऐड हुई हैं। क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर यूएस गैप, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू डिफाइन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले से ही हमारे कोर्स के अंदर डिफाइन था। ठीक है, डिफाइन द 2 टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन मॉडल्स, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मॉडल एंड वोटिंग इंटरेस्ट मॉडल, ये भी हमारे कोर्स के अंदर पहले से था।
डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन अकाउंटिंग, फुल कंसोलिडेशन, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन एंड इक्विटी कंसोलिडेशन। अब आ गया इंपॉर्टेंट एरिया पे कि जो स्टूडेंट इतना परेशान हो रहे हैं कि सर कंसोलिडेशन इतना सारा ऐड हो गया, तो सर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। इक्विटी कंसोलिडेशन कंप्लीट हमारे कोर्स के अंदर पहले से था, पूरा का पूरा जैसा था वैसा ही है। इक्विटी कंसोलिडेशन जैसा का जैसा हमारे कोर्स के अंदर था सर, पूरा का पूरा वैसा ही है, ठीक है। फुल कंसोलिडेशन ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड था, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन है, वो हमने देखना है। सिर्फ एक एरिया जो हमारे कोर्स के अंदर ऐड हुआ है वो है सर हमारे पास प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। सिर्फ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन हमारे पास ऐड हुआ है, वो हमने न्यू देखना है, ठीक है। और आगे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रा कंपनी बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस दैट शुड बी एलिमिनेटेड इन कंसोलिडेशन। आपको याद होगा कि ये हमने पहले ही अपने कोर्स के अंदर कर लिया था, ठीक है। अच्छा, तो सर सेक्शन ए के अंदर सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी सिर्फ एक ही एरिया ऐड हुआ है, तो इसकी न्यू वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वो आप गो थ्रू करेंगे तो ये भी आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर अगर आप देखें तो पहले एलओएस था हमारे पास, डिफाइन अ मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन एंड रिकॉग्नाइज व्हेन मल्टीपल रेग्रेशन इज एन अप्रोप्रिएट टूल टू यूज फॉर फोरकास्टिंग। ये वाला पूरा एरिया एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ बोला है कि भाई मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन को डिफाइन कर दें। लेकिन ये जो अगला एरिया ये इसी से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि मल्टीपल रेग्रेशन क्या होती है इसी के साथ ये आ जाता है कि इस्तेमाल कब होती है, यूज कब होती है। तो ये हमने जैसा था वैसे ही हमने कंसिडर करना है, ये एरिया हमने डिलीट नहीं करना। कब यूज होती है ये हमारे लिए जरूरी है आइडेंटिफाई करना या मालूम होना, ठीक है। तो ये हमने जैसा था वैसे यूज करना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास रेग्रेशन एनालिसिस और लर्निंग कर्व्स के बेनिफिट्स और शॉर्टकमिंग्स की जो वर्डिंग थी उसके साथ लिखा था कि लिस्ट करना है। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई करना है, तो दोनों ही सेम चीजें, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शन बी के अंदर कोई भी चेंज हमने नहीं करना। आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी के अंदर कह रहा है कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस बाय कंपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट टू मास्टर बजट, ठीक है। तो हम जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस था, सेल्स प्राइस वेरिएंस, वो ओवरऑल जो कैलकुलेट करते थे वो फ्लेक्सिबल बजट और मास्टर बजट को कंपेयर करके ही करते थे, और अभी भी वैसे ही करना है। ऑल्दो इन्होंने अब ये वर्डिंग हटा दी है कि इसको फ्लेक्सिबल बजट से मास्टर बजट को कंपेयर करके कंसिडर करें या कैलकुलेट करें, लेकिन ये हटा भी दिए तो भी हमने कैलकुलेट वैसे ही करना है। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, सही है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। फिर इसके बाद पहले था कि आरओआई और आरआई के जो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस है उसको कंपेयर और कंट्रास्ट करें। अब है बेनिफिट्स और लिमिटेशंस ऑफ आरओआई एंड आरआई को सिर्फ कंपेयर करें और ये बताएं कि इनका अप्रोप्रिएट यूजेज कब है। तो ये जो इसकी थ्योरी थी या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके अंदर हमने पहले से स्टडी किया हुआ था कि आरओआई और आरआई कब यूज होता है, कब बेनिफिशियल है इनको यूज करना, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद पहले था कि डिफाइन केपीआईज एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मेजर्स इन इवेल्युएटिंग अ फर्म। और अब ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और केपीआईज कौन से होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर भी कोई खास चेंज नहीं है, ये जैसा था वैसा ही यूज होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पहले था आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एंड यूज ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड। जो बैलेंस स्कोर कार्ड आपके पास होता है उसको अगर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड आप उसको इंप्लीमेंट करें, इंटरकनेक्टेड हो, ये सारी चीजें। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड। इफेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, तो वही होता है जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यानी कि पहले इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक इफेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए जरूरी होती हैं, तो वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इफेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर आ जाएंगी, सही है। तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शन सी के अंदर भी कोई चेंज हमारे पास नहीं आया, सिर्फ वर्डिंग्स का चेंज है। वर्डिंग्स का चेंज जो पहले कोर्स था वही वर्डिंग्स, सॉरी वही थ्योरी आपने न्यू वर्डिंग्स के साथ इस्तेमाल कर लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस स्कोर कार्ड की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही उसकी इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इफेक्टिव बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर कंसिडर कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेक्शन डी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेजर अपडेट्स या चेंजेस हैं। तो देखें सबसे पहले क्या है, डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ईयूपी इन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईयूपी। वैल्यू ऑफ ईयूपी यानी कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन और ऑनवर्ड जितनी कैलकुलेशन थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी है, सही है। देखें क्या कह रहा है, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। सारी कैलकुलेशन गई, लेकिन वही मसला है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़ रही है तो रेफर कर ले एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए वो कैलकुलेशन आपने याद रखने की या उसको आपने
प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए जहन में रख लें और वही कॉन्सेप्ट फिर एग्जामिनर पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद डेमोस्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ओवरहेड रेट्स, एग्जाम्पल प्लांट वाइड रेट्स, डिपार्टमेंटल रेट्स एंड इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। ठीक है, अब देखिए प्लांट वाइड रेट जो था इसको इसने क्या कर दिया है, कॉर्पोरेट वाइड रेट। तो सिर्फ जो प्लांट वाइड रेट था या प्लांट वाइड ओवरहेड कैलकुलेट करते थे उसका नाम अब हमने कॉर्पोरेट ओवरहेड या कॉर्पोरेट रेट, कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट यूज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो प्लांट वाइड का वर्ड यूज किया है इसको भी आप काट दें। सिर्फ कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट का वर्ड नॉर्मली एग्जामिनर यूज करेगा, कॉर्पोरेट वाइड ओवरहेड रेट यूज नहीं होता, कॉर्पोरेट ओवरहेड रेट या कॉर्पोरेट ओवरहेड यूज होगा। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं, estimate fixed costs using high-low method and demonstrate understanding of how regression can be used to estimate fixed cost। अब इन्होंने रेग्रेशन अपनी जगह पे रखा है तो एस्टिमेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट, ये जो पूरा एरिया था एस्टिमेट फिक्स कॉस्ट यूजिंग हाई लो मेथड वो हटा दिया है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये मेथड हमारे लिए इजी भी था, कैलकुलेशन भी तेजी से होती थी, तो एमसीक्यूज के अंदर हमने कोशिश करनी है यही मेथड यूज करें, इसलिए हमने ये स्टडी लाजमी करना है। और फिर अगर ऐसे बेस के अंदर आता है तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। रेग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है तो वो हमें यूज नहीं करना है। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आता है, अच्छा लेकिन इसके अंदर रेग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके कोर्स के अंदर है, तो वो रेग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लाजमी कंसिडर करना है। और वो जो उसकी कैलकुलेशन जो मैंने आपको उसके अंदर थोड़ी सी बताई हुई थी कि किस तरीके से हमारे पास एक्सेल पे या फॉर्मूले के थ्रू होती है, वो आपने जहन में रखनी है। क्योंकि देखिए इसने कहा है डेमोस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रेग्रेशन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट फिक्स कॉस्ट, तो जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके कोर्स के अंदर है, सिर्फ वो आपने एक्सप्लेन करनी है, जो कि यहाँ पे भी आ जाती है। और आपके पास आगे के सेक्शन बी, सेक्शन एफ के अंदर भी आपके पास उसका कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो वो आपके पास रेग्रेशन का आ जाता है। और बाकी आपके पास सेक्शन डी के अंदर भी हमने उसको कुछ एक्सप्लेन किया था, तो वो आपने कंसिडर करना है। बाकी हाई लो मेथड उन्होंने हटाया है लेकिन हमने उसको स्टिल यूज करना है। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और बाकी चीजें वो सारा उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का ही रिलेटेड एरिया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। इसके अंदर इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को हटा दिया है और सिर्फ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और क्वालिटी परफॉर्मेंस का रिलेशन एक्सप्लेन करने का कहा है, तो इसका मतलब वही एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का पूरा एरिया एलिमिनेट हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो मेजर एलिमिनेशन है सर वो क्या है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का पूरा एरिया डिलीट कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, ये एलिमिनेट है। आइडेंटिफाई 5 स्टेप्स, जो मैंने आपको बताया 5 इसके अंदर लेंथी स्टेप्स थे, कैलकुलेशन थी, वो एलिमिनेट कर दिया है। डिफाइन थ्रूपुट कॉस्टिंग, सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग और उसकी जो कैलकुलेशन थी थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम निकालते थे, वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। और डिफाइन एंड कैलकुलेट थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन वो भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन थ्रूपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो कोर्स के अंदर है। अच्छा, फिर इसके अलावा वही आपके पास वेज टू मेक अकाउंटिंग ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट, जिसके अंदर पूरी एक थ्योरी थी, प्रोसेस वॉक थ्रू, प्रोसेस ट्रेनिंग वगैरह, जिसको मैंने आपको बताया हम अकाउंटिंग प्रोसेस रिडिजाइन कहते थे, वो पूरा एरिया उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एरिया था सेक्शन डी का। आगे आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई के अंदर जो हमारे पास हमारे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसके अंदर सिर्फ एक एडिशन हुआ है, सीएफओ की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया है, इसको हम सेपरेटली नहीं देखेंगे, आगे जो 2 एडिशन हुए उसके साथ हम इसको ऐड कर लेंगे, उसके साथ कंसिडर कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सीएफओ की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो गई हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास पहले जो सेक्शंस के नंबर्स वगैरह यूज होते थे वो उन्होंने हटा दिए हैं, और ऑब्वियसली बात है वो नंबर्स हम याद भी नहीं करते थे, एग्जामिनर वो नंबर्स पूछता भी नहीं था एग्जाम के अंदर, वो उन्होंने हटा ही दिए। इसी तरीके से जो आपके पास पीसीएओबी की ऑडिट इंटरनल कंट्रोल्स की, और मतलब इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिट करने की जो अप्रोच थी, जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 के अंदर आउटलाइन थी, वो पहले वो पूछता था, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 नॉर्मली नहीं पूछता था, तो अब वो उन्होंने हटाई दिया है। अब अगर वो आपसे सिंपल पीसीएओबी की जो इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिटिंग अप्रोच है वो पूछता है, तो आपने वही डिफाइन करनी है। बस ये इन्होंने जो पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 था वो अब हटा दिया है, मतलब कि उसका सिर्फ नाम हटा दिया है, बाकी जो अप्रोच है ऑडिटिंग अप्रोच वो अपनी जगह है। सही है। इसके बाद अगेन जो आपके पास कोसो का इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क था, इंटरनल कंट्रोल का इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, तो उसका जो ईयर था वो उन्होंने अब हटा दिया है। और ऑब्वियसली बात है कि याद रखना वैसे ही मुश्किल होता था, हम याद भी नहीं करते थे, तो अब वो उन्होंने वैसे ही हटा दिया ताकि स्टूडेंट वैसे ही कंफ्यूज ना हो और याद ना करें इसको।
अच्छा, दो चीजें जो आपके पास सेक्शन ई के अंदर ऐड हुई हैं, एक आपको मैंने बताया कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं किस चीज के, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के, जिसके अंदर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस वगैरह ये हमारे पास ऐड हुए हैं। तो ये जो नए मेथड्स हैं इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के, ये हमने देखने हैं। और अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसीज हैं तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसको रेमिडिएट कैसे करना है, ये हमारे पास ऐड हुआ है, तो ये हमने देखना है। तो इन दोनों की जो हमारे पास एक सिंगल वीडियो होगी उसी के अंदर सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सेक्शन ई के अपडेट्स थे। लास्ट आ जाते हैं सेक्शन एफ पे। सेक्शन एफ पे सबसे पहले हमारे पास था डिफाइंड डेटा गवर्नेंस, अब उसके साथ डेटा मैनेजमेंट भी ऐड हो गया है। यानी कि वही मैंने आपको बताया था कि डेटा मैनेजमेंट की सिर्फ 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन है, वो ऐड हुई है, तो वो हमने यहाँ पे और डिफाइन कर देनी है। लेकिन क्योंकि छोटा सा एरिया है तो हम उसको दूसरे एरिया के साथ मर्ज कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कॉबिट था वो पूरा उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। डेमोन्स्ट्रेट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कॉसोस इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क एंड कॉबिट। ठीक है, आइसेकास कॉबिट ये इन्होंने पूरा हटा दिया है। और सिर्फ अब किस चीज को डिफाइन करने का या अंडरस्टैंडिंग बताने का कहते हैं आपको, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग कॉसोस इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, बस दैट्स इट। इसके अलावा कॉबिट पूरा एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो एडिशन हुआ है, एक छोटा सा एडिशन और हुआ है, वो क्या है, demonstrate an understanding of data pre-processing and the steps to convert data for further analysis including data consolidation, data cleaning, data transformation and data reduction। ये जो हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट था ये पहले भी था, लेकिन इसकी ये जो फर्दर डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, ये हमारे पास कंप्लीटली हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं थी। कुछ एरिया था, कुछ नहीं था, ज्यादातर एरिया नहीं था। तो बस हमने इसको ये करना है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन पे आ जाना है, यानी कि थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देना है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब कि इसके जो स्टेप्स हैं, इसको डेटा को कन्वर्ट करने के लिए फर्दर एनालिसिस के, वो आ जाएंगे, जिसके अंदर डेटा कंसोलिडेशन, डेटा क्लीनिंग या क्लींजिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी छोटा सा एडिशन है। इसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा चेंज है। पहले वो कहता था कि जो आपके पास एसक्यूएल है तो आप ये बताएं कि उसको कैसे हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। अब वो ये बोलता है कि भाई एसक्यूएल का पर्पस बता दें, तो भाई पर्पस ही यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। वो बोलता है पर्पस बताएं, तो भाई पर्पस यही है, और फिर उसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वही हमने देनी है। हाँ, इसके बाद अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। पहले हमारे पास था आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिंपल एंड मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये वही वाला एरिया है टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। जो पहले एनालिटिक टूल्स था उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो उसके अंदर एक तो वो 4 टाइप्स की डेटा एनालिटिक्स आ गई, और जो आपके पास एनालिटिकल टूल्स थे उसके अंदर देखें क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले कहता था कि सिर्फ आप सिंपल और मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें। अब उसके साथ कह रहा है कि भाई सिंपल मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन, सॉरी मल्टीपल रेग्रेशन एनालिसिस, और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक रेग्रेशन के भी आप जो एलिमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करें या उसको आप एक्सप्लेन करें। तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है। और देखें आगे क्या कह रहा है, एंड रिकॉग्नाइज व्हेन दीज टेक्निक्स आर अप्रोप्रिएट। यानी कि सिंपल, मल्टीपल और लॉजिस्टिक रेग्रेशन को आप डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, और ये बताएं कि कब अप्रोप्रिएट है। तो देखें सेक्शन बी के अंदर जो उन्होंने वो एरिया एलिमिनेट किया था ना, कि मल्टीपल रेग्रेशन कब अप्रोप्रिएट है, वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पे दोबारा ऐड कर दिया है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसको आपने कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी यहाँ पे ये बात है कि सिंपल रेग्रेशन, मल्टीपल रेग्रेशन के साथ साथ लॉजिस्टिक रेग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी छोटा सा आपके पास ऐड हो गया है। और इसके अलावा लास्ट चीज कि जो मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन है उसकी कैलकुलेशन भी इन्होंने थोड़ी सी ऐड कर दी है, बहुत ही माइनर सी। इसके अंदर कोई ज्यादा टेक्निकल चीजों में हमने नहीं जाना। सिंपल आपके पास एक छोटा सा डेटा अवेलेबल होगा और वो कहेगा कि भाई मल्टीपल रेग्रेशन की जो इक्वेशन है ये इसके एलिमेंट्स हैं, आप इनको इनपुट करें और हमें कैलकुलेट करके दे दो। तो फॉर्चुनेटली हमने अपने पास जो मल्टीपल रेग्रेशन कंसिडर की थी तो उसके अंदर हमने छोटी सी एग्जांपल, एक या दो मुझे याद पड़ रहा है, कि हमने मल्टीपल रेग्रेशन की भी की थी। तो बहरहाल हम जो वीडियो कंसिडर करेंगे उसके अंदर एक आध एग्जांपल और इसकी कंसिडर कर लेंगे। तो मल्टीपल रेग्रेशन की छोटी सी जो कैलकुलेशन है वो ऐड हो गई है। तो सेक्शन एफ के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ डेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ये आपके पास डेटा प्री प्रोसेसिंग की थोड़ा सा एडिशन है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन है और मल्टीपल रेग्रेशन की थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो सर ये हमारे पास लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट यानी कि डिटेल्ड बेसिस पे भी जो अपडेट्स है सिलेबस के अंदर हमने कंसिडर कर ली है। तो अगर आपको ये देखना है कि क्या चेंजेस आए, क्या अपडेट्स आए हैं, तो ये वीडियो को आप प्रॉपर गो थ्रू करें। टॉपिक वाइज भी आपको पता चल जाएगा, डिटेल के अंदर एलओएस वाइज भी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इस पूरे एरिया को कंक्लूड करूं तो ओवरऑल बेसिस पे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं
कि आपके कोर्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस ओवरऑल बेसिस पे नहीं आए। ठीक है, ओवरऑल बेसिस पे कोई मेजर चेंजेस आपके पास नहीं आए। सेक्शन ए के अंदर आपका सिर्फ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर भी एक ही एरिया ऐड हुआ है। इसके अलावा सेक्शन ई के अंदर हमारे पास दो एरियाज कंट्रोल से रिलेटेड और सीएफओ वगैरह के वो ऐड हुए हैं। और सेक्शन एफ के अंदर डेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग और मल्टीपल रेग्रेशन की सिर्फ हमारे पास कैलकुलेशन ऐड हुई है। सही है। और सेकंड चीज कि ये जो भी हमारे पास एडिशन हुए हैं इनकी वीडियोस आपके एलएमएस पे इंशाल्लाह विद इन शॉर्ट टाइम आ जाएंगी, आप उसको गो थ्रू कर लें और आपका ये जो प्रिपरेशन है वो अप टू डेट हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड फर्दर अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पर्सनली मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। दिस इज मोहम्मद उसामा मुसानी, योर फैसिलिटेटर फॉर सीएमए यूएसए, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।